बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस भरा है तो वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं। तो उसी प्रेशर के वैल्यू को आज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है जो क्यूब शेप का है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी आइडियल गैस को भरेंगे, ठीक है। क्यूब शेप का है मतलब उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ बराबर होने वाला है। तो मान लो उसका हर चीज यल के बराबर है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज, ठीक है। इसमें क्या करो आप, n मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इंटर करो, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। और हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, एक मास का, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं पहले, अब देखो आप सभी को मालूम है कोई भी क्यूब है तो उसमें क्या होगा, हम एक्स वाई जेड एक्सिस मानना पड़ेगा या मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन को देखना है कि वो किस डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो बना दो इसको ओरिजिन, इसको बना दो एक्स एक्सिस, इसको इसको y एक्सिस और आपके इसके z एक्सिस, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को उठाते हैं और इसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं। सपोज कर लो उस मॉलिक्यूल का मास m है और उसका वेलोसिटी c1 है, c1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो देखो अगर हम क्या करें, c1 को x y और z डायरेक्शन के कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो जो c1 क्या है, इस यम मास वाले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसको एक सेकंड के लिए u1 मान लो, ठीक है, जो उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और जो y डायरेक्शन में है उसको एक सेकंड के लिए v1 मान लो। और z डायरेक्शन का वेलोसिटी को एक सेकंड के लिए क्या मान लो, w1 मान लो। तो जब आप क्या करोगे, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, c1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ये सब आपने बहुत किया होगा कि किसी भी चीज को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ना है तो ऐसे तोड़ोगे, ठीक है। अगर c1 होता तो आप क्या लिखते, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसे ही ना करते, तो वही लिखा हुआ है। तो देखो हम करते क्या है, उस मॉलिक्यूल को पहले ही इस वाले फेस पे टच कराते हैं, मतलब स्ट्राइक कराते हैं। तो देखो ये ए बी सी डी जो फेस है पहले उस पे स्ट्राइक कराते हैं। तो क्या आएगा, इसको आके स्ट्राइक करेगा। और हमने देखो पिछले क्लास में बात की थी कि इस चैप्टर में जितने भी कोलिजन होंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच या एक मॉलिक्यूल और कंटेनर के वॉल के बीच, वो सभी क्या होंगे, इलास्टिक होंगे, मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस तो नहीं होने वाला है। तो जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा और सेम वेलोसिटी से वापस भी आएगा। तो देखो वो क्या हुआ, u1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तो माइनस u1 वेलोसिटी से रिटर्न आ जाएगा। सही बात है, रिटर्न आएगा तो फिर इधर की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इसको भी कुछ नाम दे दो, ई एफ जी और ओ नाम दे दो, इस फेस की तरफ आएगा। फिर क्या करेगा, इस फेस पे टकराएगा, ई एफ जी ओ वाले फेस पे। फिर क्या करेगा, अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे टकराएगा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए एक्स डायरेक्शन के मोशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब उसने क्या किया, टकराया इस फेस पे और वापस गया, तो पहले क्या करते हैं, उस टाइम पे उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो फाइनल मोमेंटम कौन सा, जब वो स्ट्राइक करने के बाद वापस आया वो वाला। उस टाइम पे उसका मास क्या था, यम था, और वेलोसिटी क्या था, माइनस u1 था, क्योंकि u1 से तो वो इधर गया था और स्ट्राइक करने के बाद वापस आया तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव साइन आ गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल उसके पास मोमेंटम कितना था, वो यम मास u1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। तो यम u1 मतलब क्या, एक स्ट्राइक में, मतलब यहाँ से स्ट्राइक करके वापस आने में उसके अंदर टोटल -2 यम u मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। तो देखो फिर क्या हुआ, वो यहाँ पे आया फिर वापस स्ट्राइक किया। तो देखो अगर हम बात करें कि एक बार ABCD पे स्ट्राइक करने के बाद कितना दूर ट्रेवल करने के बाद दोबारा स्ट्राइक किया, तो देखो एक बार स्ट्राइक किया फिर यल डिस्टेंस पीछे गया, इस वाले फेस पे स्ट्राइक किया, फिर यल डिस्टेंस आगे आया ABCD पे स्ट्राइक किया, मतलब टोटल 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर बार वो ABCD पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है।
तो जैसे अगर हम बात करें कि एबीसीडी पे एक बार स्ट्राइक करने के बाद कितनी दूर बाद वो दोबारा कितनी देर बाद वो दोबारा स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है वो, हर 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्ट्राइक कर रहा है। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 2l ट्रेवल कर रहा है, और किस स्पीड से, u1 स्पीड से। तो हर 2l अपॉन यू टाइम के बाद वो क्या करेगा, एबीसीडी पे स्ट्राइक करता रहेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि किसी एक सेकेंड के अंदर वो एबीसीडी पे कितनी बार क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। जैसे हम बात करें नंबर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन एबीसीडी इन 1 सेकेंड। तो वो आप कैसे बताओगे, 1/t से, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा 1/t में, मतलब u1 अपान 2l, मतलब हर सेकेंड के अंदर वो u1 अपान 2l टाइम्स क्या कर रहा है, एबीसीडी पे स्ट्राइक कर रहा है। ये टाइम किसके लिए है, ये टाइम है एक बार टकराने के बाद दोबारा टकराने का टाइम। और ये क्या टाइम है कि 1 सेकेंड में कितनी बार टकराया उसका टाइम, ठीक है। और जितने बार वो एबीसीडी पे स्ट्राइक कर रहा है उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, और कितना चेंज हो रहा है, -2mu टाइम्स चेंज हो रहा है। नीचे का कटा नहीं है ना, हाँ सही है। जितनी बार वो स्ट्राइक कर रहा है, एक बार यहाँ पर स्ट्राइक करके वापस आया, मोमेंटम इतना चेंज हुआ। फिर यहाँ पे आया, फिर स्ट्राइक करके वापस आया, इतना मोमेंटम चेंज हुआ। तो अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी बार वो स्ट्राइक कर रहा है, उस टाइम पे उसका मोमेंटम में कितना चेंज होया, तो आप उसको कैसे बताओगे, ये मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या, -2m u1 इंटू यू अपान 2l से, तो 2 कैंसिल, मतलब क्या, -m u1 का होल स्क्वायर बाय l। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड में उसके चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू, ठीक है। तो ये किसके लिए था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जिसका मास यम था। लेकिन देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और सबका मास यम होगा, लेकिन सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा। इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना है, u1 है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसका u2 होगा, कोई तीसरा आएगा उसका u3 होगा। तो देखो यहाँ पे देखो यम तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि हमने मास सबका यम मान के रखा है। और हर यल डिस्टेंस, ये जो यल डिस्टेंस है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन ये हमेशा चेंज होता रहेगा अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, कि 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज आया उस मॉलिक्यूल के। तो यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो u1 का स्क्वायर है, दूसरे मॉलिक्यूल की बात चलेगी तो u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे की बात चलेगी तो u3 का होल स्क्वायर, nth मॉलिक्यूल की बात चलेगी तो un का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो -m/l समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर है। जहाँ पे आप यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू 1 से लेके n, जहाँ जब क्या करोगे, आप i का वैल्यू चेंज करते रहोगे, आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल का क्या मिलता रहेगा, 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ उसका वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है। इतना नोट करो, थोड़ा सा रफ करते हैं। तो देखो थोड़ा सा सुन भी लो, जिस प्रकार टकराने की वजह से मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसी प्रकार टकराने की वजह से इस बॉल के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि दो चीज टकराते हैं तो उनपे फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है। तो टकराने की वजह से इसके अंदर इतना मोमेंटम आया, तो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम इसके क्या बोलते हैं, फेज पे भी आएगा। तो देखो अगर इसके मोमेंटम की बात करें तो वो कितना आएगा, हर बार जब अलग अलग मॉलिक्यूल टकराएंगे तो इसका मोमेंटम में कितना चेंज होगा, m/l समेशन ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है जितनी बार एबीसीडी पे स्ट्राइक कर रहे हैं उतनी बार उनके मोमेंटम में चेंज जा रहा है। यहाँ से उठे यहाँ पे स्ट्राइक किए तो मोमेंटम mu1, स्ट्राइक करने के बाद वापस आए तो इस टाइम पे मोमेंटम -mu1, फिर इधर मूव किए तो mu1 -mu1। लेकिन जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट है, और जो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड है m/l समेशन u स्क्वायर, वो भी कांस्टेंट है। तो देखो मॉलिक्यूल फेज पे स्ट्राइक किया तो मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आया,
और आपका मॉलिक्यूल फेस पे स्ट्राइक किया तो उस वजह से फेस के मोमेंटम में भी चेंज आया। देखो पहले केस में आपने क्या बोला कि फेस रुका हुआ है, मॉलिक्यूल जाके स्ट्राइक किया तो इसके मोमेंटम में चेंज आया। दूसरा केस आप क्या सोचते हो कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है, एक सेकेंड के लिए इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे रोक दो और ऐसा सोचो अब ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ धकेल रहा है। तो उसके केस में क्या होगा, इसके मोमेंटम में भी हर बार चेंजेस आएगा। तो वो भी हमने देखा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, जितना इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर मोमेंटम चेंज हो रहा है उतना इक्वल अपोजिट मोमेंटम फेस के अंदर भी होगा। तो फेस के अंदर कितना मोमेंटम चेंज हुआ था, m by l समेशन u स्क्वायर, क्योंकि हम x डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं तो समेशन u स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें कि जो जिस मोमेंटम से ये इस फेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक कर रहा है तो फेस पे क्या एक फोर्स जनरेट कर रहा है, उस फोर्स की बात करें तो वो फोर्स कितना होगा। तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो फोर्स पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ये जो गैसेस की स्टडी चल रही है, गैसेस क्या करते हैं, बहुत तेज स्पीड से मूव करते रहते हैं, तो उनके मोशन के टाइम पे हम ये सब वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसका क्या फोर्स वो कितना लगा रहा होगा, क्योंकि जितने तक आप कैलकुलेट करोगे उतने टाइम में वो लाखों बार स्ट्राइक कर देगा। तो क्या करो, एक सेकेंड के लिए ऐसा सोच लो कि हमने फोटो खींच के उसको रोक दिया, अब वो वहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, सही ना है ना यार। गैस क्या करते हैं, लाइट ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो आप क्या करोगे, जितने टाइम सोचोगे कैलकुलेट करने में उतने टाइम में वो बहुत बार स्ट्राइक करके वापस चले जाएंगे, फिर स्ट्राइक करके वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई एक पर्टिकुलर टाइम टी के लिए आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हटा दो। तो देखो जो आपका वॉल है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया था, यम बाई एल समेशन यू स्क्वायर, इतना चेंज आया था। सपोज कर लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई कांस्टेंट नंबर के ले लेना, फिर के का वैल्यू 1 ले लेना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वो फोर्स मिल जाएगा जो क्या हो रहा है, हर बार वॉल्स के ऊपर जनरेट हो रहा है। ये किसके, यू स्क्वायर, ये किसके ऊपर, ये किस डायरेक्शन में बात चल रही है, ये जब कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो जो प्लेन सॉरी जो जो फी वो जो वो जो क्या नाम था, फेस फेस, वो जो फेस ABCD है उसके ऊपर कितना फोर्स जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या मालूम है, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। तो अगर इसमें हम क्या कर दें, हमारे पास क्या है, m by l समेशन u का होल स्क्वायर, इसके अंदर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इस ABCD फेस पे कितना प्रेशर लगा इस मॉलिक्यूल्स की वजह से वो मिल जाएगा। एबीसीडी फेस पे और वो भी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, दो पॉइंट एबीसीडी फेस पे और एक्स डायरेक्शन में। तो देखो पूरे क्यूब का हर जगह लेंथ ब्रेथ हाइट सब रियल था, मतलब उसका एरिया कितना होगा, यल स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपली m बाई यल क्यूब समेशन u का होल स्क्वायर। यल स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ फेस, सॉरी एरिया क्यूब बोल दिया था ना, सॉरी एरिया तो प्लेन का होता है, क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यल स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ फेस ABCD, और देखो यहाँ पे क्या आया, यल क्यूब आया, तो यल क्यूब को आप क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट हर चीज क्यूब का यल है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, यल क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसको सिंपली कैपिटल V से डिनोट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल V लिख सकते हो। ये किसकी बात चल रही है, एक्स डायरेक्शन में बात चल रही है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में भी हो, एबीसीडी फेस के ऊपर वाई डायरेक्शन में भी होगा, सेम प्रोसीजर जेड डायरेक्शन में भी होगा। फर्क क्या होगा, यहाँ पे u है, वाई डायरेक्शन में वहां पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, लेकिन प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा कि मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा v सॉरी वाई डायरेक्शन में, फिर कभी जेड डायरेक्शन में, उस टाइम पे भी स्ट्राइक करेगा, वापस आएगा, टाइम पीरियड निकालोगे, नंबर ऑफ इम्पैक्ट निकालोगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, सब चीज वही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वही लिख देते हैं कि फिर आप लिख देना कि सिमिलरली जो आपका प्रेशर है इन
वाई डायरेक्शन वो कितना होगा, जो इसको हम पी एक्स से लिख देते हैं, ठीक है, जो ये एक्स डायरेक्शन में है, और पी वाई कितना होगा, वो भी एफ बाई ए के बराबर होगा, मतलब यम बाई भी समेशन भी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और क्या पी जेड की बात करें तो वो भी कितना होगा, यम बाई बी समेशन डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इतना हो गया। और देखो एक बात हमको और मालूम है कि जो आपका एक फेस होता है किसी भी कंटेनर का, उस पे प्रेशर हर जगह क्या होता है, सेम होता है। पिछले क्लास में हमने बात की थी। मतलब कहने का, इसको नोट करो, जो आपका px है और py pz है, तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। px को गायब कर दिया, चलो लिख लेते हैं। px कितना था, m by v समेशन u स्क्वायर। px, एक सेकेंड, ये मार्कर लाइट हो गया। px py और pz क्या है, तीनों हमारे पास इक्वल है। इन तीनों को सिंपली एक सेकेंड के लिए p क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, अब p को लेके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा इंक भर लिया जाए। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है पीटी, तो वो कैसे निकलेगा, px प्लस py प्लस pz करके, और तीनों को हमने क्या मान रखा हुआ है, p मान के रखा हुआ है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि px py pz किसके बराबर हो गया, 3p के बराबर हो गया। ये भी p, ये भी p, ये भी p, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, 3p इज इक्वल टू px py pz, ठीक है। तो अगर यहाँ से p निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, 1/3 px प्लस py प्लस pz के बराबर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। px py pz आपने अलग अलग निकाल दिया था प्रेशर एक फेस के ऊपर, लेकिन टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या करोगे, सबको सम करोगे, और px py pz को बराबर और इक्वल टू p पहले से मान के रखा है। तो 3p किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। सपोज कर लो ये p ये p ये p, तो 3p इज इक्वल टू 3p, सही है ना। तो अगर प्रेशर निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, 3 को नीचे करोगे, 1/3 px प्लस py प्लस pz। अब क्या करो, px py pz की वैल्यू रखो। अब क्या करो, बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही तक था, अब सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। तो देखो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 px कितना निकाला था हमने, px निकाला था m by l समेशन u स्क्वायर, और py क्या निकाला, m by v था, सॉरी। और उसके बाद py कितना निकाला था, m by v समेशन v स्क्वायर। pz कितना निकाला था, m by v समेशन w स्क्वायर, ठीक है। तो देखो m by v हर जगह है, तो उसको बाहर निकाल दो। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 है, और m by v भी बाहर, तो अंदर बचेगा क्या, समेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक हो, यहाँ तक नोट करो। आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो समेशन का ये टर्म बच रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो शुरू में जो हमने एक पार्टिकल लिया था जिसका मास m और वेलोसिटी कितना था, c1 था। उस c1 को हमने कैसे तोड़ा था, c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर से। मतलब क्या, पहले पार्टिकल की बात चल रही है। u1 का मतलब, u1 का मतलब x डायरेक्शन में इतना, v मतलब y में, w मतलब z में। तो देखो समेशन u क्या बताता है, इससे पहले हमने बात भी की थी कि जो x डायरेक्शन में जितने भी पार्टिकल होंगे, उन सभी का x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या बताता है, समेशन u स्क्वायर। और समेशन v स्क्वायर क्या बताता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके v डायरेक्शन की वेलोसिटी का मोशन वो क्या बताता है, समेशन v स्क्वायर। और w स्क्वायर क्या बताता है, z डायरेक्शन में जो भी सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी है उसका सम, ठीक है। तो देखो जो आपका ये समेशन, और थोड़ा सा ऊपर लिखे, ठीक है, समेशन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये समेशन ऑफ u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल जिसका मास भी m है उसका x y और z में मोशन, फिर क्या, प्लस u3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर तीसरे पार्टिकल का। ऐसे ही कहा कितने हमारे पास पार्टिकल थे, n पार्टिकल थे, un क्या बोल
यू एन स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो देखो ये जो यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वन स्क्वायर है, इसको हमने किसके बराबर लिखा था, सी वन के स्क्वायर के बराबर लिखा था। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ सी वन का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, C2 का होल स्क्वायर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, इसको क्या लिख सकते हो, प्लस C3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या, Cn का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 ये सब क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपली क्या करें, समेशन करें, तो उसको हम सिंपली समेशन सी के स्क्वायर से देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 अलग अलग पार्टिकल की बात चल रही है, समेशन कर दोगे तो डायरेक्टली सिर्फ सी एन स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्टली आप एक सेकेंड थोड़ा सा जगह बना दिया जाए, ये हो जाएगा डायरेक्टली p इज इक्वल टू m बाई 3v समेशन ऑफ सी स्क्वायर, जहाँ पे सी स्क्वायर समेशन सी स्क्वायर क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। ठीक है, इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास प्रेशर किसके बराबर आया, m by 3v समेशन सी स्क्वायर। ठीक है, सो सी स्क्वायर क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का सम। तो अगर हम क्या करें, इनकी वेलोसिटीज का आरएमएस वैल्यू निकाल दे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यार आरएमएस वैल्यू जैसे पहले निकालना सीख लो। हमारे पास देखो सी क्या, C1 दिया था एक पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, C2 दूसरे का, C3 तीसरे का, हमने क्या किया, सबका सम किया तो हमको क्या मिला, समेशन सी स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn का होल स्क्वायर। शुरू में क्या था, पहले पार्टिकल का वेलोसिटी C1 था, ये तो x y z डायरेक्शन में तोड़ने की वजह से हर जगह हमको स्क्वायर लगाना पड़ा। तो देखो अगर हम सिंपली सिर्फ c निकाले की तो वो क्या होगा, इसके रूट के बराबर हो गया। तो देखो आरएमएस कॉन्सेप्ट ये बोलता है, पहले क्या करो, जो भी वैल्यू दिया है वेलोसिटीज का, पहले उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा, ये रूट हट जाएगा। फिर क्या करो, उसका मीन निकालो, तो यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ डिवाइड बाय n करोगे, ये आ गया मीन आ गया। फिर क्या कर रहा है, रूट लो, रूट लो मतलब क्या, इसका रूट लो। तो देखो रूट लोगे तो ये भी रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, वही बात है, ये इसके ही ना बराबर है। तो क्या करो, सिंपली आप उसको यहाँ पे रूट से दिखा दो। ठीक है, इधर भी रूट कर लो। तो देखो ये जो वैल्यू अब आई, इसको बोला जाता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ ए एक का बोलो या पूरे सिस्टम का बोलो। ठीक है, तो देखो जो VRMS है उसको हम क्या बोलते हैं, सी के ऊपर ऐसे बार लगा के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो रूट वाला लास्ट में किया, हम रूट को नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट वाला वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सिर्फ सी स्क्वायर तक रहने दो, किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब क्या, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn का स्क्वायर बाई n के बराबर है। तो अगर हम क्या करें, और ये आपका किसके बराबर है, ये आपका समेशन ऑफ Cn के बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ Cn का होल स्क्वायर। तो अगर आप समेशन सी स्क्वायर समेशन ऑफ सी, सॉरी n कहाँ से आ गया, n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, समेशन सी स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहोगे तो कैसे रिप्लेस करोगे, n और इसके मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो क्या करते हैं, वही करते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m by 3v और n VRMS का स्क्वायर से, इतना हो गया। फिर देखो हमने स्टार्टिंग में एक सेकेंड n मॉलिक्यूल्स लिए थे और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, स्मॉल m था। तो अगर हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल का मास ले और उससे सारे मॉलिक्यूल्स जितने नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस मिल जाएगा। एक एक गैस का मास और कितने मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उसकी बात चल रही है, किसके बराबर हो गया, कैपिटल एम, मतलब टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, m by 3v c बार का स्क्वायर, बार का मतलब सिंपली समझो आरएमएस उसका वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आंसर होगा, डेंसिटी का वैल्यू किसके बराबर होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो m by v की जगह क्या कर सकते हो, डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 रो c बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वो गैस जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, प्रेशर ड्यू pressure exerted by an ideal gas on the face of a container, ये कितना आ गया, 1/3 रो c बार का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो।